अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आईनी तरमीम वाला मामला आज भी सारा दिन ज़ेरे बहस रहा। कभी कमेटी में बात हो रही है, कभी मौलाना से बात हो रही है। गुज़िश्ता रात हमने देखा तमाम क़यादत जो हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत है वो लाहौर में जमा थी। मौलाना की वहाँ पर भी मुलाकात हुई, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। अभी कहा जा रहा है कि वो जो आईनी अदालत का मामला था शायद अब वो आगे ना बढ़ सके, लेकिन कोई आईनी बेंच बनेगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन जिस माहौल के अंदर ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है वो बड़ा बदकिस्मत माहौल है। आज हमने सेनेट में देखा कि सेनेटर साहिबान ने खड़े होकर जिस किस्म की तकारीर की और जिस किस्म के दबाव का उन्होंने जिक्र किया, क्या एक आईनी तरमीम ऐसे लानी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको पता है कि मौलाना की जमात के एक बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं। ये जो सारा मुसवदा तैयार हो रहा है इसमें भी उनका बड़ा कलीदी किरदार है। आज उन्होंने सेनेट के अंदर क्या कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा आप पहले सुने, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सेनेटरों को, MNAs को गालियाँ, धमकियाँ, उनके बच्चे, उनको खुद अगर इस तरह से लेके जाना है, भी हम में से 5-7 लोग रिज़ाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ सर। फिर इस हाउस में बैठने का फिर कोई वजह मौजूद नहीं होगी। अगर इस हाउस में बैठ के इस तरह से बेइज्जती करवानी है, इस तरह से अपने आप को ख़राब करना है, तो फिर इस हाउस से बाहर ही हम भले हैं। अगर दस्तूर को इस तरह से बनाना है, दस्तूर पे इस तरह से वोट लेना है, दस्तूरी अमेंडमेंट्स पे इस तरह से वोट लेना है सर, फिर इसके बाद जो है ना इस दस्तूर का कोई जो है ना वो नहीं रहेगा। मेरे पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त आपके पास, मगर मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। सर अगर आपके किसी सेनेटर को, आपके किसी MNA को यहाँ पे गालियां दे के और कहा जाए कि आपने वोट जो है फलां को देना है, फलां मामले में वोट देना और फलां मामले में वोट नहीं देना, तो फिर ये बड़ी नुकसानदेह बात हो जाएगी। ये बात हमारे दिल में, मुमकिन है आप आज हमसे वोट ले लें इस पर, मगर ये बात जो है ना दिल में कील की तरह पैवस्त हो जाएगी। फिर उस कील को आप निकाल नहीं सकेंगे। उस कील को आप जब निकालेंगे तो वो गोश्त जो है वो फटेगा, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। उसके नतीजे में जो है वो फिर मामला ऐसे होंगे जो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। जी, आपने सुना, काफ़ी तफसीली उन्होंने बात की। इसके अलावा और भी वहाँ पे तकारीर हुई, लेकिन वो लगभग तकारीर थी। अब ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अपने मेहमानों से इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और क्या हुकूमत के नंबर पूरे हैं, तहरीक इंसाफ का कोई मसवदा टेबल पे आएगा, मौलाना हतमी तौर पे किस साइड पे जाएंगे, ये भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। इन सारे मामलों पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब, उनके साथ साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज हम देख रहे थे जब ज़ोराने पे सारे सेनेटर्स जा रहे थे, आप चेयरमैन सेनेट के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि तरमीम का सबसे पहला वोट जो है वो भी आप ही डालें। नंबर पूरे हैं सर आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज PM साहब ने भी बुलाया था सब सेनेटर्स को, हम बैठे थे, वहाँ बड़ी तफसीली बात हुई हर चीज़, और ये बड़ी खुल के बातें हुई। वो पहले जो हमारे वज़ीर कानून है तारड़ साहब, पहले उन्होंने तफसील बताई सारी। बात यह है कि आईनी बिल आ रहा है, तरमीम आ रही है, एक पार्लियामेंट का हक है, ठीक है, उसके पास, हमारे पास अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी तो बिल हम लाएंगे, वो पास भी होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आप देखें, ये तो एक अच्छी बात है, कितनी डिबेट हो रही है, अपोजिशन से भी हो रही है। दिखाया गया आप लोगों को? मैं कहता हूँ जी पूरी, आज तो मेरे ख्याल है हर बंदे के पास है। आप नहीं कह सकते जी कुछ चीज़ छुपी हुई है। बेसिक देखिए, बात यह है कि जिन लोगों को 2/3 अक्सरियत की बात करें, कामरान मुर्तज़ा साहब की आपने बात सुनी, ये मतलब कोई आपके मुखालिफ नहीं है, PTI के नहीं है, ये JUIF के सेनेटर। देखें, सियासी जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं सर, ये तो बड़े, मैं कहता हूँ अगर कोई इस तरह की बात है तो वो सामने आनी चाहिए। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने आई नहीं। और ये आप कहते हैं जी PTI वाले MNA सेनेटर डरे हुए जी हमें ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे? अब बाहर आए कि अगर हम खुद बैठ जाएँ कहीं छुप के, आपको पता है इल्ज़ाम तराशी, तो फिर वो गंडापुर भी कह रहा था मुझे उठा के ले गए, फिर उसने कहा मैं इधर से निकला, वहाँ से निकला, यहाँ से निकला, पहुँच गया। तो ये सिलसिला इस तरह हो। रियलिटी ये है कि ये आईनी बिल जो आ रहा है या आईनी अदालत जो बन रही है, इसमें देखें अब तो बेंच की बात हो रही है, अदालत तो क्या देखें ना, आईनी बेंच बन रहा है, या अभी तो
आपको चले Final ये होनी बात तो चाहिए। आपको पता चल गया ना कि आईनी बेंच बन रहा है, आईनी अदालत बन रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। अब ये डिबेट होने का मकसद ये है कि ये एक सारी जमातें अगर मिल के एक चीज़ बिल पे मुतफिक हो जाए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान, उन्होंने कीजी के पीटीआई वालों को, अभी वो पीटीआई वालों से मिले हैं। आईनी उनका डिवीजन मुसद्दा की भी मिले। बात सर, आईनी डिवीजन की भी बात हो रही है कि उसका कोई 3 रुकनी बेंच बने, आईनी डिवीजन को बन जाए, कोई ये भी डिस्कस हो रहा है? देखे ना, और मैं बात ये करूं कि अभी जितना कुछ आ रहा, अब कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ आ जाएंगी, आईनी अदालत बनेगी, आईनी बेंच बनेगा, ये भी सबको पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता ये मामला इतना क्यों है, हमने जजेस को सियासी क्यों बना दिया है। हमें तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस कोई भी आए, उसने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं और यही ये होना तो चाहिए। आप ही देखिए कर रहे हैं ना, मैं बताने जो लगा हूं आ रहे थे ना, चीफ सुने। जस्टिस, इनका नोटिफिकेशन करें देखिए और मैं मामलात को बताऊं, चलाएं आगे। आप हिस्ट्री देख लें, तारीख देख लेना, वो साकब निसार से इससे पहले भी शुरू हो जाए। जुल्फकार अल भुट्टो को फांसी होगी, बाद में उन्होंने कहा 40 साल बाद। ये जी मैं बात इसलिए दोहराता हूँ कि गलतियां हर बंदे से होती हैं, बैंक से भी हो सकती हैं, और अगर उसको ठीक करने के लिए एक तरीका अख्तियार किया जा रहा है तो वो सबके लिए बेहतर है। अब पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आज आपके नंबर पूरे थे, इसलिए कि सेनेट से आप लोग ये पहले मंजूर करवाना चाहते हैं, तो नंबर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि सेनेट में पूरे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, कल या परसों 2 दिन है, जुमे को कल पेश हो सकता है, परसों हो सकता है मुसवदा, उसकी कुछ चीज़ें वो खदोखाल ठीक किए जा रहे हैं सबसे मिल के। नंबर हमारे पास पूरे ज़्यादा भी हैं। अच्छा, ठीक है, अभी हो सकता है आपके पास कि बंदे। देखे ना, हो सकता है कि खुसूसी वो जो मखसूस सीटें उनका भी फैसला आ जाए इलेक्शन कमीशन से। मैं एक बात करता हूँ, कुछ भी है ना, बात यह है कि हमने उसी सूरत 225 का फिगर होता है, ठीक है जी, अगर वो फिगर पूरा होगा तो ये आईनी अदालत बनेगी और ये लोगों की बातें अपोजिशन हमेशा ये करती है। लेकिन आप इस पे खुश क्यों नहीं होते कि एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अगर कुछ पर वो सेनेटर जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि इस तरीके से ये तरमीम लाई जा रही है। सुने, हमें तो मुल्क में ही नहीं रहने दिया गया, हम तो मुल्क नहीं आ सकते थे 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब ये तो नहीं है ना। मैं जरा शाहीन साहब को भी शामिल कर लूँ। शाहीन साहब, मौलाना किस तरफ जाएंगे, क्या ये तरमीम आपको होती हुई नज़र आ रही है? और जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, आईनी कोई कह रहा है अदालत के अंदर कोई डिवीज़न बन जाएगा, कोई ये कह रहा है कि एक आईनी बेंच बन जाएगा और सोमोटो का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काबिल कबूल और कोई मसवदा आप लोग भी टेबल पर रख रहे हैं? देखिए अतर काज़मी साहब, पहली बात तो यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि इन्होंने 3rd वर्जन अपना दिया है, जो इस वक्त लेटेस्ट आज लाए हैं, उस पर भी हमारा एतराज़ है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इन्होंने खुद आईनी अदालत से पीछे हट गए, ये खुशाइंद बात है। अब उससे आगे चलते हैं। अगर तो वाकई ये आईनी तरमीम विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ और ये वाकई इस्लाह के लिए, यानी जो रिफॉर्म्स के लिए करना चाहते हैं, फसाद नहीं करना चाहते, तो कोई हर्ज नहीं, दें ये अपना मुसवदा, हम भी देंगे, बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आपने 18th अमेंडमेंट की तरमीम की 9 से 10 महीने लगा के, आज आप 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे थे, अब आपने उसको कम कर दिया है, चले आप उसको 1/10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर सर इनका जमहूरी रवैया हुआ ना कि आपके कंसर्न्स इन लोगों ने सुने और चीज़ों में बेहतरी लेके आए। ये एक अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात कर रहे हैं। कंसर्न नहीं सुने, इनकी बदमाशी, बेईमानी, इनका सारी चीज़ें नाकाम हो गई। पिछली दफ़ा 1 महीना पहले क्या कर रहे थे ये? 1-1 घंटे के नोटिस पे नेशनल असेंबली सेनेट का इजलास हो रहा था कि नहीं? रात के 3 बजे सेनेट का इजलास था, रात के 2 बजे नेशनल असेंबली का इजलास था। किधर था मुसवदा? लॉ मिनिस्टर भी कहता है मुझे मिल गया है, और जो वो मुसवदा था, अगर आप उसको, जो आपके पास आया, जो बिलावल कहता है कच्चा और पक्का मुसवदा, अगर आप उसकी तफसीलात देखें तो मार्शल लॉ डिक्लेयर कराने का मुतरादिफ है। आईनी तौर पर आप मार्शल लॉ को एक्सेप्ट कर लें। बात यह है कि ये हमारी वजह से नहीं, इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, इन्होंने उठाए। अच्छा, जिन हालात में ये तरमीम करने जा रहे हैं या जो कुछ ये कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कोई सेंसिबल, रीज़नेबल आदमी, कोई सहाफ़ी, कोई सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटी का बंदा, या कोई एक इंटेलेक्चुअल या कोई अवामी आदमी इस स्टाइल को पसंद करेगा? मसलन बताएं, हमारी अभी पीटीआई की बातों को साइड पे करें, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा है, मुझे बताएं, ये तो वो बंदे हैं जिनसे इनको वोट चाहिए, उनके लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अख्तर मेंगल ने कल क्या कहा है? अख्तर मेंगल की नसीमा साहिबा, उसने क्या कहा है? और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके दूसरे जो सेनेटर हैं उनके बेटे को लिया। अब जो हमारे पीटीआई के लोग हैं, डॉक्टर जरका के बेटे को, जैन कुरैशी, शाहमुद कुरैशी का बेटा है, मैंने शाहमुद कुरैशी की बहू को, जैन कुरैशी की बीवी को, उसको,
यानी ये वो पीर घराना है जहाँ ये इनकी बेगम नॉन पॉलिटिकल है, किसी पॉलिटिक्स में नहीं आती है, उनका पर्दादार खवातीन है, उनको उठाकर आपने 4 घंटे लिया किस लिए? वोट लेने के लिए। रियाज फतेहाना के बेटे को उठाया हुआ है, हाई कोर्ट में जाते हैं उसी दिन उसको उठा लेते हैं दोबारा। सर, ये जो मसवदे के ऊपर खान साहब से अगर आप लोगों की मुलाकात ना हुई तो फिर भी आप एग्री कर सकते हैं, मतलब इसकी फाइनल से कौन? पहली बात तो यह है कि खान साहब के अप्रूवल के बगैर तो हम किसी सूरत इसको एग्री नहीं करेंगे। तो मुलाकात लेकिन तो ये नहीं करवा रहे ना, लेकिन हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दूसरी सूरत यह है कि ये जो इस वक्त मुसवदा दिया है वो उससे बड़ा फ्रॉड है जो कुछ ये करने जा रहे हैं। पहला मसला तो यह है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल है कि आपने नेक्स्ट 3 चीफ जस्टिस की बजाय, जजेस के नाम मंगवाने की बजाय आपने जो सीनियर मोस्ट एक जज है आप उसको चीफ जस्टिस लगा दें। ये प्रिंसिपल आपको याद है कब हुआ था? ये 1996 में पीपल्स पार्टी ने, अल जिहाद ट्रस्ट पहले शुरू हुआ, 96 में पीपल्स पार्टी ने 20 अपने वर्कर्स को जज लगा दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया और फिर इन्होंने सजाद अली शाह ने लगा दिया चीफ जस्टिस 4th नंबर से उठाकर। मलिक असद जजमेंट में तमाम जजेस ने उसको सेटिसाइड कर दिया कि ये सीनियर मोस्ट नहीं है इसलिए नहीं बन सकता। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि द पर्सन हु विल बी द नेक्स्ट इन द रो ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। उसमें कोई रोल और किसी का नहीं। पर रिसेंटली सर देखे ना कि ये प्रिंसिपल तो था, पर लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखा कि नीचे से लाहौर हाई कोर्ट के लिए नहीं था, ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स में ये प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आइन में तरमीम करके ये लिख दिया गया। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट्स का तो मौजूद है, हाई कोर्ट से नीचे से लाया आगे जाते हैं। अब ये जो मुसवदा ला रहे हैं उसमें रोल ही नहीं है किसी जज का या जुडिशल कमीशन का कि चीफ जस्टिस किसको बनाएंगे। 3 जजेस में से पार्लिमानी कमेटी ये बनेगी 12 बंदों पे मुश्तमिल, जिसमें से 8 जो है नेशनल असेंबली के होंगे, 8 जो हैं वो 4 जो हैं वो सेनेट के होंगे और वो बनाएंगे कि किसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए। तो दैट इज द इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मुझे एक जरा छोटी सी ब्रेक के अलावा बहुत सारी गलतियां हैं। मुजम्मल साहब को भी शामिल करता हूं, ये जो आपने कुछ मैं छोटी सी बात इस पे आता हूं, बट समय जरा एक ब्रेक चले। आप ये भी तो करते थे जी, हमारी मर्जी का ये जज ऊपर ले गया, वो उस जूनियर होता था उसको ले आता। निजाम आइडिया भी इस पे जरा गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी, आपको क्या लग रहा है कि क्या एक तो ये आईनी तरमीम हो जाएगी, हुकूमत के नंबर पूरे हैं, और फिर जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो तकरीर की आज सेनेट के अंदर, आपको लगता है कि इस आईनी तरमीम को करने के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसे काम कर रहे हैं कि इस आने वाले दिनों में, सालों में इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा? ये कि अगर कामरान मुर्तज़ा साहब ने दिल से तकरीर किया तो उन्हें फिर इस आईनी तरमीम पे वोट नहीं डालने चाहिए। उन्हें हुकूमत की इस आईनी तरमीम में तमाम ताउन ख़त्म कर देना चाहिए। विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल सकते कि उठ के तकरीर एक तरफ की कर दें और वोट दूसरी तरफ डाल दें। मुसवदा इनके साथ बैठ के फाइनल कर लें और तकरीर उनके हक में कर दें। ये कौन सी सियासत है? अगर वो समझते हैं कि वाकई कुछ गलत हो रहा है और इस तरमीम के लिए कोई नेगेटिव हथकंडे यूज़ किए जा रहे हैं, तो JUI को ऐलान कर देना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ अपना मुश्तरका मुसवदा ख़त्म करते हैं और कि हम नहीं वोट डालेंगे और हम कोई ताउन नहीं करेंगे। एक तरफ तो खड़े हो जाएं, एक तरफ वो जाती उम्रा में रात खाने पे थे, सुबह मीटिंग में थे, हुकूमत के साथ जॉइंट मुसवदा बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो तकरीर कर रहे हैं, तो दो तरफ तो नहीं खेला जा सकता। उन्हें वो सब कुछ कबूल है और साथ वोट भी डालेंगे। ठीक, तो मुझे तो नहीं कामरान मुर्तज़ा साहब की सियासत की कोई खास समझ आई। और नंबर आपको लगता है सर पूरे हो जाएंगे? देखिए, ये तो कहते हैं हमारे यहाँ पंजाबी में चांद चढ़ेगा कुल आलम देखेगा। वो कौन सा खुफिया रायशुमारी होनी है कि आप सादक संजरानी को इलेक्ट करा लेंगे खुफिया रायशुमारी से, खड़े 56 होंगे, वोट 40 निकलेंगे। ये कोई जनरल फैज का दौर है या इमरान खान की वजारत उज़्मा चल रही है कि खुफिया रायशुमारी से सादिक अकलियत को अक्सरियत में बदलेंगे? लोगों ने ओपन डिवीजन में वोट डालने, कौन किसको वोट डाल रहा है सब सामने नजर आएगा। ये वैसे तो चांद तो आजकल भी बहुत चढ़ाए जा रहे हैं, मतलब इस दौर में भी चांद तो बड़े चढ़े। माजी के वो चांद आप याद करें जब अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था। माजी के वो चांद याद करें जब इस मुल्क में सादिक संजरानी को सेनेट में नाफज किया गया था। और आज भी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं,
तब भी हमें पीटीआई वाले कहते थे जी हमें फैज के मुताबिक नहीं जमीर के मुताबिक वोट डाले हैं। आज बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि 7 एमएनए जमीर के मुताबिक हमें वोट डालेंगे। जो आपको वोट डालेंगे वो जमीर के मुताबिक है और जो दूसरी तरफ वोट डालेंगे वो बेजमीर हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपके साथ खड़े हैं वो मोमन है, जो दूसरी तरफ खड़े हैं वो मुशरिक हैं। ठीक है। आप जो आपके तरीके साथ खड़े हैं वो हलाल हैं, जो दूसरी तरफ खड़े हैं वो हराम हैं। अच्छा मुजम्मल साहब, मुझे ये लेकर नहीं देगी। ये भी बता दें कि जो तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे दी, आप इनकी सियासत को किस तरह देख रहे हैं कि एक अच्छी सियासत कर रहे हैं ये लोग? तो फ्रेंडली ऑपोजिशन की कॉल है। अच्छा, मैं उसे होम्योपैथिक और फ्रेंडली कॉल समझता हूं, क्योंकि सबको पता है कि पंजाब में कोई खास एहतजाज होना नहीं है। केपी में अपनी हुकूमत में आपने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है। ये वैसे मैं जरा शोएब शाहीन साहब से आंसर लेता हूं, वैसे कैसी होम्योपैथिक है कि पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और पूरा पंजाब वो ब्लॉक करें? वैसे शोएब शाहीन साहब, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं, क्यों फ्रेंडली अपोजिशन है? देखें, एहतजाज करना हमारा फंडामेंटल राइट है। देखें, आज जिस तरह स्टूडेंट्स कल और आज निकले हैं, ज़रा सीधी उनको कई आपके सामने है, जिस तरह शेलिंग की है, जिस तरह तशद्दुद किया है, ये तो बदमाश पुलिस बना दी है इन्होंने, और ये तो दहशत गर्दी है सीधी सीधी। अब बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मतलब अगर वो एहतजाज के लिए निकल आए हैं तो क्या हर्ज है? उनको करने दें एहतजाज, क्यों नहीं करने दे रहे? आप आदी हुए हैं पीटीआई के ऊपर जुल्म करने के, चादर चार दीवारी की पामाली करने के, लोगों के घरों में घुसने के, लोगों के घर तोड़ने के, लोगों के कारोबार तोड़ने के। और आज आपके पास बच्चे आपके निकले हैं, हर किसी के बच्चे हैं, हर किसी के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। कोई एक रेप का वाक़या हुआ है, उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो भी एक मैटर हुई है ना, वो कहते हैं कि इसमें ये भी है कि हो सकता है कि टोटल ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने तहकीकात करके आपने उसका जुडिशल कमीशन बना दें, आपको सामने सब सच सामने नजर आ जाएगा। लेकिन कोई एहतजाज के लिए निकल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट है उनका, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, उनके जज्बात हैं, आप उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हो, रहे हैं, आप उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा? अच्छा, दूसरा मुझे बता दें कि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, और हम निकले हैं। मुझे हमें कहा गया ये SCO पे क्यों कर रहे हैं? हमने एहतजाज की कॉल वापस ली, बल्कि हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर एतराज किया, आपके वर्कर्स ने भी तनकीद की, बहुत तनकीद की, लेकिन हमने सब कुछ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री किया। लेकिन आज अगर हम एहतजाज कर रहे हैं तो एहतजाज करना कौन सा जुर्म है और कौन सा इसमें पोजीशन आ गई? हमारा एहतजाज करना हमारा हक है। देखें, आज जो कुछ ये कर रहे हैं, डॉक्टर जरका के बेटे को उठाया हुआ है, सैफुल्लाह अबलू किया हुआ है, रियाज फतियाना के बेटे को उठाया हुआ है, हाजी इम्तियाज का सगा भाई चौधरी रियाज यहाँ F74 के घर में उनके नौकरों को, उनकी बीवी को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, स्त्रियों से उनको जलाया, जैन कुरैशी की बहू को, बेटी को, बीवी को उठा दिया। आप मतलब है कि अच्छा, अख्तर बेंगल के बंदों को, कमरान मुर्तजा के, यानी कोई उसकी लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बगदाद खान MNA को उठा दिया। देखें, वो जो कह रहे हैं कि अगर एहतजाज करना ये सब इल्जाम, देखें इल्जाम, आपने 144 क्यों लगा दिया? एक मिनट सुने, इल्जाम तराशी की ये हालत है कि सोशल मीडिया, आपने झूठ बोला, आपके जितने वो थे ना बंदे, उन्होंने गलत वीडियो चलाई, बच्ची उधर हॉस्पिटल में है, वो जो गार्ड है वो गायब हो गया। जब तहकीक की तो ये सब झूठ था। अब इसकी सजा किसको दें हम? आप मुझे बताएं, आप झूठ बोलते। आप मेरी बात सुने प्लीज, शायब साहब एक मिनट देखें ना, आपने लंबी बात हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर मुझे बताएं, आपने स्टूडेंट्स में खड़े होकर कह रहा है, ये अगर आप एक झूठ बोल के बच्चों को वर्गलाएंगे तो हमारा क्या ताल्लुक है? बच्चों का एक मैटर है, स्टूडेंट्स नहीं देखें ना, एक झूठी खबर है आपने सोशल मीडिया पे फैला दी, तो उसका खबर की सजा होनी चाहिए। और आपको पता है जो लार्जर बात हो रही है कि प्रोटेस्ट की, जो PTI को आप लोग इजाजत नहीं देते, दफा 44 लगा देते हैं, 144, बहुत सियासी जमात है। ये सियासी जमात है, ये इंतशारी जमात है। इन्होंने क्या कुछ किया मुझे बताइए? SCO के इजलास में भी इन्होंने कहा इनके लिए बंदे ही नहीं आए। अब बात यह है कि ये सीधा कोशिश इनकी उधर भी पूरी थी इन्होंने तो कोई कसर छोड़ी है कभी कहीं जगह? अच्छा, किस जगह? इन्होंने तो IMF के लोन के लिए इमरान खान ने लिख दिया उनको लेटर के नहीं देना, ठीक है। आज आपको पता है सर, UN के जो रिपोर्टर हैं इंडिपेंडेंट जजेस के हवाले से और अदलिया के हवाले से, उन्होंने खत लिखा है और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इस आइनी तरमीम के हवाले से कि देखा जाए कोई ऐसी तरमीम ना की जाए जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो और जिस तरीके से जो जस्टिस को फराम किया जाता है वो सिलसिला। देखिए, ये एक तो हमारा अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, बाहर की दुनिया में मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे हैं, वहाँ ये ऐसे होता है। सुने, वहाँ क्या होता है? वहाँ ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है वो कह रहा है इसको सज़ा देनी है, इसकी बेटी को सज़ा देनी है। कभी आपने सुना है वहाँ? मैंने जो एक वीडियो थी उसमें, जब मैं बाहर UK में गया, मैंने 7 चैनल को
झूठा करार दिया और उनको कोर्ट ने ना उनको बल्कि क्या सजा के जुर्माने भी किए, सब कुछ किया। बात यह है कि जब आप इतना ये जजेस की आपने बात देखी ना, ये आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, इनको को पूछेगा कि आपने एक चलते मुल्क को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठाया फेंक दिया, आज तक उनको किसी ने पूछा है? तो अगर एक अच्छी चीज हो रही है, अच्छी चीजें हो रही हैं और इनको हजम नहीं देखे ना, हजम नहीं हो रही और हजम नहीं होनी इनको, क्योंकि इन्होंने इनका अपना रिकॉर्ड याद है क्या करना है। अब हम एक जमहूरी तरीके से सब जमातों को मिल के देखें, ये कह रहे हैं जी हम जल्दी में होते तो 3 हफ्ते पहले जब मौलाना साहब के साथ बैठे रहे, आप भी रात 12 बजे तक बैठे रहे, आपने कहा जी इसमें कुछ चीज़ें जो हम ठीक करेंगे, रुक गए। आज भी ये बात हो रही है, मौलाना साहब के साथ आप भी मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, पहले पीपल आप कह रहे हैं कि ये एक जमहूरी एक्टिविटी है, सियासी इनको तो खुश होना चाहिए, इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जरा मुजम्मिल साहब, आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैं जरा मुजम्मिल साहब को भी शामिल कर लूं ना, फिर ठीक है कि इनको वही चाहिए। मुजम्मिल साहब ने बात की, सादक संजरानी बाहर वो हार जाता है, अंदर जाके जीत जाता है। तो आपने वोट क्यों दिया आपने? अच्छा मुजम्मिल साहब, आपके जुल्म से फैज था, नहीं तो आपके लोटे बने तो निकालें उनको, बाहर निकालें उनको, नहीं तो तहकीकात करें ना। एहतजाज हमने किया ना, हमारे साथ क्या किया, हमें तो अपने मुल्क में नहीं रहने दिया भाई। मरियम आई थी एहतजाज करने, किसने रोका? आपके साथ मौलाना साहब आए थे एहतजाज करने, 2 दफा उन्होंने धरना दिया, किसने रोका? मुझे बताएं। बिलावल भुट्टो साहब आए थे, किसने रोका? जमहूरी तरीके से आए। आप लोग जमहूरी तरीके से नहीं आते, आप तोहफे उठा के लाते हैं, आप पुलिस लाते हैं, आप एम्बुलेंस लाते हैं। मैं बैठा हूं, आपके सामने मुझे जेल भेज दिया, लो दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए, मैं दहशतगर्द हूं। देखे ना, जब एक कानून बन गया कि इस्लामाबाद के जोन में आपने नहीं आना, कानून आपके हाथ में खिलौना है, इसलिए कि जमहूरियत आप दफन कर चुके हैं, कठपुतलियों को मुसल्लत करके। कानून और आईन आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, बाकी निजाम इंसाफ बच गया, उसके ऊपर आप हमलावर होने जा रहे हैं। आज आपने जो दहशतगर्दी पंजाब में फैला दी है, तो आप तो इस मुजम्मिल साहब को शामिल करो। मुजम्मिल साहब यहाँ पे तो चीजों को आप ठीक करें। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज मियाँ साहब की भारतीय सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद भारतीय सहाफ़ी कह रहे थे कि मियाँ साहब ने कहा कि जो जयशंकर आए थे ये एक स्टार्ट है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रही हैं मियाँ साहब से टूवर्ड्स इंडिया। आपको लगता है कि भारत से कोई ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं? जी मेरे ख्याल में बेहतर आप होने भी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। ये जो इमरान खान के दौर में दुबई बैठ के सीज फायर कराए गए थे ना, कि इधर से DGI चले गए और उधर से वो चले गए और एक तीसरे मुल्क ने बैठ के आपका सीज फायर कराया है दुबई में, वो कोई अच्छी रवायत नहीं डाली गई सफारतकारी के अंदर कि आपने इंटेलिजेंस चीफ्स के जरिए बात करनी शुरू कर दी 2 मुल्कों के दरमियान। बात डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ के जरिए होनी चाहिए, और जो 2 मुल्क आपस में जंग भी लड़ते हैं तो वो आपस में सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते हैं। सफारती ताल्लुकात रहते हैं जंगों के दौरान भी। ये हमने पहली दफा देखा कि आपने हाई कमिश्नर्स वापस बुला लिए और आपने बिल्कुल, या तो आप फैसला कर लेते कि हमने भारत के साथ जंग करनी है तो आप सफारतकार वापस बुला लेते और हमला कर देते। जब आपने करनी गुफ्तगू है और वो भी दुबई में बैठ के कभी करनी है और कभी कहीं करनी है, तो सफारतकार वापस क्यों बुलाया आपने? तो वो कोई पॉलिसी समझ नहीं आई कि आपने क्या की। मेरे ख्याल में नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में है और हमें उसे गाली नहीं बनाना चाहिए। चले शोएब शाहीन साहब, 30 सेकंड्स में मुझे बताएं कि नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, इसको आप कैसे देखते हैं? मियाँ साहब की आज मुलाकात हुई भारतीय सहाफ़ियों से, आप लोगों ने एंगेज किया उनको जो आए हुए थे इधर भारतीय सहाफ़ी? देखें नहीं, हमारा नहीं रब्ता हुआ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसके अंदर मकबूजा कश्मीर के इशू को कम से कम इतनी बात ज़रूर कहनी चाहिए थी कि यहाँ पीस, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये बात करनी चाहिए थी कि यहाँ रीजनल पीस तभी आ सकता है कि जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू हमारा 75 साल 76 साल का, जब तक हम म्यूचुअली सेटल नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे इन द लाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन। देखिए, आप उसको गायब कर देते हैं अपने ही इशू को, जो आपका एक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मेहमान आया हुआ है उनके साथ बदतमीजी करें, बट बेहतर तरीके से उसको हाईलाइट किया जा सकता है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन में PM साहब की तकरीर सुनी कुछ दिन पहले जब वो गए थे वहाँ? जी, कश्मीर का जिक्र किया था, पर कितना जिक्र किया, मोदी का जिक्र नहीं किया था। आप तो कश्मीर उनके हवाले करके आ गए। रीजनल कोऑपरेशन एक ताबुल तंजीम है, यहाँ डिस्कस करना चाहिए। अब इस मुल्क में आप एक अच्छी बात है, 7 साल बाद
हिंदुस्तान का वजीर खारजा है इधर, 9 साल ठीक बाद, है, जी, अच्छी जी। बात के 9 साल बाद। जी। तो अगर हमारे और भारत के तल्लुकात ठीक होंगे तो ये चलो, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। फायदा आपको होगा। हाँ, अच्छी ये positive एक बात है कि society ट्रेड चाहिए। अगर बढ़ता है फायदा हो सकता है। अब भारत में इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है, यहाँ पे तो आप गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान के अंदर बहस भी हो रही है। कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद भारत से सहाफ़ी नीरज राजपूत साहब हमें ज्वाइन करें और उनसे पूछेंगे कि जी भारत में इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है, क्या वहाँ पे भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ अमन कायम करना है, चीज़ों को आगे लेके चलना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी इस पर बात करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आपको पता है कि एससीओ के समिट के ऊपर तकरीबन 9 बरस के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कोई दौरा था, पाकिस्तान का जो दौरा हुआ, जयशंकर साहब यहाँ पे आए, भारतीय सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद हैं। भारतीय सहाफ़ियों की आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी मुलाकात में कहा कि ये जो जयशंकर साहब का विज़िट है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अब चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह की खबरें आती रहीं कि इसहाक डार साहब और जयशंकर साहब में गालिबन किसी इंटरेक्शन के दौरान क्रिकेट के हवाले से भी कोई बात हुई है। ये आई डोंट नो इस कितनी बात हुई या कितनी बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है जयशंकर साहब का यहाँ पे आना। लास्ट जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था वो, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि ऑलमोस्ट 9 बरस कबल था। अच्छा, पाकिस्तान में तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मीडिया इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहा है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए भारत से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडियन सहाफ़ी राजपूत साहब। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत की तरफ से। थैंक्स। अच्छा नीरज साहब, जयशंकर साहब का जो विजिट है इसको इंडिया में कैसे देखा गया, कैसे परसीव किया गया? देखिए अदर साहब, जब ये बात आई थी कि एससीओ समिट होने जा रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो एक शुरुआत में जरूर एक स्टैंड था कि क्या वाकई में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं और ये किसी से छिपा नहीं रहा है कि किस तरह के संबंध हमारे पिछले 8-9 साल से, जब से आखिरी बार जैसे आपने बताया कि हमारी जो उस वक्त की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, 2015 में वो यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान आई थी, तो लग रहा था कि संबंध कुछ अच्छे होंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से उरी अटैक, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ, उन सब को लेकर हमारे जो संबंध थे वो थोड़ी सी उसमें खटास, थोड़ी क्या काफी खटास आ गई संबंधों में दोनों देशों के। और तो इसमें फिर इस बात को किया गया बैलेंस कि वाकई में कि क्या हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए या नहीं, तो फिर उसको सोच समझ कर कहा गया कि बिल्कुल हमें, क्योंकि ये एक एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें बायलेटरल ऐसा कोई रिलेशन वाला कोई संबंध नहीं है, तो भारत को जरूर जाना चाहिए। और भारत के संबंध आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रशिया से कितने अहम संबंध जो है भारत के रहे हैं, और आज के नहीं हुई, ये 70-80 साल पुराने संबंध है भारत के। एक टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रशिया रहा है, और रशिया क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर है इस एससीओ समूह का, तो इसलिए भारत ने ये कदम उठाया कि हमें जाना चाहिए। और दूसरा साथ ही हमें जाना चाहिए और साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए इस मल्टीलेटरल फोरम में, जहां पर चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा और जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां, और हम अपनी बात रखेंगे। और जो उन्होंने रखा विदेश मंत्री जयशंकर, जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी वाकपटुता, यानी कि अपनी जो स्पीचेस के लिए, अपनी बात, अपनी व्यूज रखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। और उन्होंने सुना, जब ऐसे लगा था कि ये एक जो समिट होगी, ये ठंडी समिट होगी, लेकिन एस जयशंकर जी के जो स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने बात की, टेररिज्म की बात की, उन्होंने इंटीरियर जो सोवरेनिटी की बात की, उन्होंने जो हमारी जो सीमाएं होती हैं उनको लेकर बात की, और उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की बात की, इवल्स की बात की, 3 इवल्स की बात की, सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, सब की बात की। तो एक जरूर ये वातावरण रहा। और आज जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ वो, अच्छा, मैं ये भी देख रहा था नीरज साहब कि जयशंकर साहब ने जाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त एपेटाइट दोनों ममालिक के अंदर ये है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंडिया में ये एपेटाइट आपको नज़र आ रही है? देखिए अतर साहब, जो भारत का स्टैंड है और भारत के लोगों का भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के लोगों की तरफ से भी बात कर रहा हूँ, भारत में जो व्यू है पाकिस्तान को लेकर बहुत सस्पिशियस एक व्यू है। भारत के जो लोग हैं और भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से जब भारत ने जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और चाहा है कि हमारे संबंध
कुछ अच्छे हों। अभी से नहीं, सालों से, दशकों से ऐसे रहे हैं। जब हम लाहौर यात्रा की थी उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही हफ्तों के बाद ही जो है वो करगिल युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच में। और ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, देश की कमान संभाली थी भारत की, तो उन्होंने सभी 60 देशों को इनवाइट किया था, हेड ऑफ स्टेट्स को, जिसमें हमारे जो आपकी नवाज शरीफ साहब जो हैं प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनको भी इनवाइट किया गया था। और लगा था कि संबंध अच्छे हो जाएंगे हमारे दोनों देशों के। और खुद आपने याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के घर में एक मैरिज थी, उसमें बिना बुलाए ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में ये कल्चर है कि अगर हमारी बेटियों के घर में कोई शादी होती है या उनके खुद से जुड़ा हुआ कोई ओकेजन होता है, तो हमें उसमें किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, हम खुद जाते हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जाते हैं, उनमें हमें किसी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होती। भारत में यह माना जाता है कि बेटियों का, सिस्टर्स का, जो भी कोई डॉटर्स का कोई इवेंट होता है, तो उसमें किसी को इन्वाइट ना भी किया जाए तो वो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये अच्छा, आपको नीरज, आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये नवाज शरीफ साहब की ज़ात तक और मोदी साहब की ज़ात तक तो बन गया, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री उस तरह नहीं बढ़ सका आगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस वक्त लग रहा था कि केमिस्ट्री बहुत, हमें भी, सब भारतीयों को भी लग रही थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जो है वेलकम किया, प्रधानमंत्री मोदी का किया था, अपने घर में किया था, जो उनके यहाँ एक शादी थी, मैरिज थी उनके यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था कि संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे भारत के। तो भारत चाहता था, हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं, हम लोग बना के रखना चाहते हैं। हम भारत ने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि अपने पड़ोसी देशों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं। क्योंकि अगर देखिए संबंध अच्छे होंगे पड़ोसी देशों से, तभी जो है आर्थिक उन्नति का रास्ता दिखाई देता है हम लोगों को। ये जो चीज़ है नीरज जी, ये जो चीज़ है कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात भी लगते हैं। अब आपने भी बहुत सारे वाक़यात का जिक्र किया, अभिनंदन साहब वाले वाक़या का भी जिक्र किया, कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में कैद हैं। आपको लगता है कि हम लोग इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? मतलब सेंस क्या है, या फिर ये इसी तरह जो टिट फॉर टैट इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल अदर साहब, देखिए मैंने जैसे कहा कि भारत में एक सस्पिशियस नजर से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को, ऐसे चाहता है जम्मू कश्मीर को, और हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसको उठाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो कि देखिए अभी इलेक्शंस हुए हैं, कल ही जो है उमर अब्दुल्ला जो है, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जो है संभाली है कमान जम्मू कश्मीर की, शांतिपूर्वक वहां पर इलेक्शंस हुए हैं। हमने युद्ध विराम समझौता कर रखा है LOC पर। भारत और पाकिस्तान 2021 में युद्ध विराम समझौता भी किया था कि हम एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, हम लोग शांति बनाकर रखेंगे, LOC पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर ऑफ एरियाज पर रखेंगे। तो ये अगर इस तरह से रहा, और हमने देखा है कि 2021 अब 3.5 साल हो चुके हैं, हमने कोई ऐसी बड़ी घटना कोई LOC पर नहीं देखी है कि जहां पर दोनों देशों के बीच में फायरिंग होती थी, गोलाबारी। हम लोग जानते हैं कि 4,000 इंसिडेंट जो थी वो गोलाबारी की होती थी भारत और पाकिस्तान, उसमें कमी आई। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली भारत इल्ज़ाम लगाता है कि कश्मीर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से बात करता है, मैंने कुलभूषण का भी जिक्र किया। वी होप कि ये चीज़ें ओवरकम कर सकेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान में आए, और इस वक्त जो कनाडा की हुकूमत, और उन्होंने आपके हाई कमिश्नर को वहाँ से निकाला, लेकिन यहाँ पे किसी मीडिया ने उसको ना उस तरह उछाला, ना जयशंकर साहब से उस तरह का क्वेश्चन किया गया, और इसलिए कि अभी तो वो इंटरनेशनल एक खबर बनी हुई है। तो क्या वहाँ पे ये डर भी था कि ऐसे मौके के ऊपर जब कनाडा ने इतना बड़ा स्टेप लिया है और इतना संगीन इल्ज़ाम है भारत के ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर जाना बैकफायर भी कर सकता है, हो सकता है पाकिस्तान इसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करे? बिल्कुल अदर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कभी हमने देखा G20 की मीटिंग्स में जब आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, ट्रूडो आए थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी उस वक्त। तो भारत ने साफ कहा, सबूत आप दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे आपकी बात को, अगर आपने सबूत दिया तो। जो अमेरिका वाला जो इंसिडेंट हुआ है दूसरे टेररिस्ट के बारे में, जो खालिस्तान का टेररिस्ट है, पन्नू के बारे में, तो उसमें भारत ने स्टेप लिया है। भारत ने जो अपने ऑफिसर, रॉग ऑफिसर जिनको कहा जा रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी के, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, और उनके खिलाफ ये भी चल रहा है कि उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो भारत इस मतलब कि वहाँ की वो इंटेलिजेंस के कोई रोग ऑफिसर्स थे जो खुद ही कार्रवाई कर रहे थे, वो इस तरह की कोई खबर है? बिल्कुल इस तरह की इंसिडेंट सामने आई कि अमेरिका वाले, कनाडा की बात नहीं कर रहे, यूएस में जो हुआ था को लेकर, तो उसमें उन्होंने कार्रवाई की है, जो सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें कार्रवाई की है। और अमेरिका ने भी कहा कि आप हमें, इंडिया जो है
सपोर्ट कर रहा है, इसमें कॉपरेट कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में। भारत की टीम भी गई, यूएस में गई थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, तो सारी चीजें क्लियर है। और ये बात मान के चलिए आप, चाहे एस जयशंकर हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वो नहीं डरते। उनको अगर लगता है कि ये बात सही है और कहीं मुंह छिपाने वाली बात कहीं से भी भारत की नहीं है, क्योंकि भारत की स्टेट पॉलिसी ये नहीं रही। अगर किसी ऑफिसर की रही होगी तो रही होगी, उन्होंने उसको जरूर उसके खिलाफ पनिशमेंट किया है। लेकिन कनाडा आप कोई सबूत तो दीजिए जिससे वजह से हम लोगों को डर लगेगा। हमें कोई डर नहीं है, आप एविडेंस दीजिए और कार्रवाई होगी उस पे। चलें नीरज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम जी, थैंक यू। नीरज की आपने गुफ्तगू सुनी। ऑब्वियसली दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगते हैं, डिस्ट्रस्ट भी है। सो लेट्स सी कि आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। उनके अपने गिले शिकवे, हमारे अपने गिले शिकवे। और ये बड़ी एक खबर दी नीरज साहब ने कि अब खबर ये आ रही है कि जो अमेरिका में कार्रवाई करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, तो वो भारत की इंटेलिजेंस के रोग ऑफिसर्स थे। ये वो इल्ज़ामात हैं जो भारत पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, हमारी एजेंसियों के ऊपर लगाता है। लेकिन अब हालत यह है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। पर लेट्स होप कि जी पीस आगे बढ़ेगा। मियाँ साहब ने भी आज इसको कहा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखते हैं जनाब ये आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। प्रोग्राम देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।